नमस्कार मित्रों, आज हम अध्ययन कर रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की क्लास 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम इस पुस्तक का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो आइए इस पुस्तक का अध्ययन अपन आरंभ करते हैं। यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ ही राजस्थान के स्कूलों में जारी की गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक साबित होने वाली है। और पिछली जो रीट है, पटवार है, वीडियो है, इन एग्जामों में इन पुस्तक में से खूब सवाल आए हैं और आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कीजिए, यही हमारी कामनाएं हैं। तो आइए, कुल 11 अध्याय। इन 11 अध्याय में से अपना पहला अध्याय रहेगा राजस्थान का इतिहास एक परिचय। काफ़ी बड़ा अध्याय लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण। इस अध्याय में आपके राजस्थान के नामांकन संबंधी कॉन्सेप्ट संपूर्ण हो जाएंगे और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की सभ्यताएं भी इसमें आपकी कंप्लीट होने वाली है। बेहद ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इस अध्याय को अपन अलग अलग पार्ट्स में आधे आधे घंटे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। आरंभ करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। इन राजस्थान के नामांकन से ये अध्याय आरंभ होता है और 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी। यानी अपने राजस्थान का जो भूभाग है, वर्तमान स्वरूप अपन देखते हैं, ये 1949 ईस्वी से पूर्व नहीं था। तो कैसे नामांकन हुआ, किस किस नामों से राजस्थान को जाना गया, यही अपन अध्ययन करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम, जैसे आज अपन वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1800 ईस्वी में। और किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। तीनों बातें आपको याद रखनी है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए किया था, क्योंकि सर्वविदित है राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था और यह प्रत्येक रियासत का अलग अलग नाम था। आगे देखते हैं अपन। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। कब? 1829 ईस्वी में। पुस्तक का नाम एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। याद रखना, पहले जॉर्ज थॉमस थे, उसके 29 साल बाद 1829 में कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का इतिहास का पितामह कहलाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो तो यहाँ था राजस्थान, यहाँ था राजस्थान। दोनों ही बातें आपको याद रखनी। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान या राजस्थान। यानी जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया, ये सर्वविदित है, क्योंकि यह जितनी भी रियासतें थी उसमें अधिकांश रियासतें थी राजपूत शासकों द्वारा शासित होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र को राजपूतों का क्षेत्र राजपूताना कहा था। आगे अपन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। बेहद ही महत्वपूर्ण। राजस्थान का राजस्थान नाम कब पड़ा? 30 मार्च 1949 से। और अपन प्रतिवर्ष
30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और इस दिन 30 मार्च 1949 को जितनी भी वृहत रियासतें थी उनका विलय राजस्थान संघ में हो गया था, राजस्थान में हो गया था, और तब से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान नाम कब से पड़ा? 30 मार्च 1949 से। तीनों महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने नोटबुक में नोट कीजिए या रिवीजन कीजिए, बार बार आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रत्येक एग्जाम का भाग है। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। यानी प्राचीन साहित्य को जब अपन लेंगे तो वर्तमान जो अपना राजस्थान है उसके अलग अलग भागों के अपने को अलग अलग नाम मिलेंगे। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ बची जातियों के नामों से जाने जाते थे। यानी अलग अलग नामों का कारण है या तो भौगोलिक विशेषता है या वहाँ रहने वाली विशेष जातियाँ, उनके आधार पर उन क्षेत्र के नाम भी पड़ गए और उन्हीं नामों से वो जाने जाने लगे। तो कौन से क्षेत्र है, क्या क्या नाम है, यही इस अध्याय में अपना पहला पार्ट है और अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, दानवे, जांगल, मत्स्य और चूरसेन, ये राजस्थान के कुछ भागों के नाम जिनका उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। आप जानते हैं चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यानी संसार की प्रथम लिखित ग्रंथ, प्रथम लिखित पुस्तक आप ऋग्वेद को मान सकते हैं और ऋग्वेदी है। और ऋग्वेद में राजस्थान के भूभाग के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ? मरु, आज भी अपन मरुस्थल के रूप में करते हैं। धन्वे, ये भी मरुस्थल से संबंधित है। जो दुर्ग, धन्वे दुर्ग कहलाता है जो मरुस्थल में बना होता है। जांगल यानी क्षेत्र विशेष की विशेषता, जांगल के बारे में अपना आगे विशेषता देखेंगे। जंगल प्रदेश, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। मत्स्य और चूरसेन, इन दोनों मात जनपदों का उल्लेख तो महाभारत में भी हुआ है। इनके बारे में अपन आगे विस्तार से देखते हैं। मरु, धनवे दोनों अर्थ का अर्थ एक ही है, जिसका प्रयोग कालांतर में इस मारवाड़ का कहा जाने लगा, यानी जोधपुर संभाग के लिए हुआ। किसका प्रयोग? मरु और मरुवार का। और जोधपुर संभाग का जो क्षेत्र आगे कालांतर में क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। यानी मरु, मरुवार, इन शब्दों का प्रयोग जोधपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए हुआ और आगे चल के ये क्षेत्र मारवाड़ कहलाया। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, केर या पीलू आदि होते हैं। जांगल प्रदेश उस क्षेत्र के लिए जहाँ की विशेषता क्या बताई है? समी, समी खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं समी। केर, ये भी रेगिस्तानी पौधा है। पीलू, ये जाल के फल है। इनकी बहुतता जहाँ ज़्यादा थी उस क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? जांगल क्षेत्र। अपन मानचित्र में देखेंगे, आगे मानचित्र भी दिया गया है। बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जहाँ समी, केर और पीलू की अधिकता थी उस क्षेत्र को जांगल क्षेत्र कहते थे। जांगल देश के नाम से जाना जाता था। और बीकानेर के बादशाह तो जांगलदर बादशाह की उपाधि भी धारण करते थे बीकानेर के शासक। और जांगल देश की राजधानी आपको ज्ञात ही होगा आई छतरपुर, जो वर्तमान का अपना नागौर है। आइए आगे अध्ययन जारी रखते हैं। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। ये मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ये जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था। और महाभारत में भी मत्स्य का उल्लेख है। मत्स्य नरेश विराट महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लेते हैं, वही मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और भरतपुर व मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह सूरसेन राज्य पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ था। पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार था जिसकी राजधानी थी मथुरा। और ये राजस्थान में कहाँ फैला हुआ था? धौलपुर और करौली के आसपास के क्षेत्रों में। यह भी प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका भी उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में सूरसेन और विराटनगर जो राजधानी थी किसकी? मत्स्य साम्राज्य की, इन दोनों का उल्लेख मिलता है महाभारत में।
आगे अपन भौगोलिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। भौगोलिक विशेषताओं का आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। बेहद इंपोर्टेंट है कांठल। स्थान कौन सा? प्रतापगढ़ का भूभाग। और नदी कौन सी? माही नदी। यानी माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र प्रतापगढ़ राज्य जिले में पड़ता है वो क्या कहलाया? कांठल। याद रखने योग्य तथ्य है, बेहद ही महत्वपूर्ण। क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था इसलिए कांठल कहलाया। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाया। दोनों ही बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य, कांठल और 56 का मैदान। 56 का मैदान कहाँ? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। नदी वही माही नदी, और कांठल सिर्फ प्रतापगढ़ में, नदी माही नदी, यानी 56 का मैदान। और एक आता है बेहद ही इंपॉर्टेंट, 56 की पहाड़ियाँ, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना से लेके बालोतरा तक ऐसी गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं जिससे 56 गुंबद है, ऐसे ऐसे गुंबदाकार, तो उसे गुंबदाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहा गया। आगे अपन इनका भी अध्ययन करेंगे। तो ये 56 का मैदान है और ये 56 की पहाड़ियाँ हैं। ये जो दोनों अपन ने पढ़े अभी, कांठल और 56 का मैदान, तो ये कांठल प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, माही नदी के किनारे का, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में फैला हुआ है 56 का मैदान। और ये इधर है बांगर, ये बांगर है, और इधर का क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांगड़ कहलाता है। तो मानचित्र में अपन देख लेते हैं जो प्राचीन नाम आए हैं, फिर आगे अध्ययन करते रहेंगे, जारी रखेंगे अध्ययन को। ये है माड, जो जैसलमेर के लिए उपयोग हुआ, प्राचीन नाम जैसलमेर का माड। ये मरुस्थल के लिए प्रयोग हुआ है। ये मारवाड़, जोधपुर के आसपास क्षेत्र। बांगर, शेखावटी का क्षेत्र ही बांगर कहलाता है। ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जांगल, अभी अपन ने देखा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर का कुछ भाग, ये क्या कहलाता था? जांगल। ये अडावाली, अरावली का क्षेत्र। और ये मेवाड़, ये बांगड़, ये हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी का क्षेत्र। यह है ऊपर माल और देसरो, जयपुर नहीं, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। देसरो, दो पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए उसे देसरो कहते हैं। रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य। और ये मेवात, अलवर के आसपास का क्षेत्र। ये शायद राहड़ दरा है, स्पष्ट नहीं है। जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र प्राचीन समय में राहड़ दरा कहलाता था। तो इस मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक देखें, और ये प्राचीन नाम, इसके अलावा और भी आपको मिलेंगे, वो आप क्या करें, नोट करें मानचित्र के अंदर। तो अगले पेज पे चलते हैं अपन। तो ये 56 का मैदान कहलाता था, ये हो गया। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। बेहद ही उपयोगी, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ क्षेत्र ऊपर माल। कहाँ से कहाँ तक? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ऊपर माल। और इसी तरह बोराट, बोराट इसमें आया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बोराट के लिए जी के शब्द का प्रयोग कर सकते हो। जी यानी गोगुंदा, के से कोमलगढ़, गोगुंदा से कोमलगढ़, बोराट, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों का अधिकता कारण गिरवा कहलाता है। गिरवा, उदयपुर के पास की तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा। जैसलमेर का प्राचीन नाम माड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए बांगड़ शब्द का प्रयोग किया गया। कोटा और बूंदी हाड़ौती और सीकर झुंझुनू शुरू के लिए शेखावटी नाम से जाना जाता था। यानी ये कुछ प्राचीन नाम राजस्थान के क्षेत्रों के। और इसके आगे अपन देखेंगे इतिहास का काल विभाजन, यानी इतिहास जो प्राचीन बातें अपन पढ़ेंगे उसको अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया है, आइए अध्ययन को आगे जारी रखते हुए देखते हैं इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव ने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। मानव के जो इतिहास की अपन को जानकारी है उसको अपन 3 कालों में बांटते हैं। ये याद रखना कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया? 3 कालों में। कौन से? प्राक युग,
वो युग जिसकी कोई जानकारी अपने पास नहीं है, जिसके लिखित साक्ष्य अपने पास नहीं है। आद्य युग यानी 20 का युग जिसके साक्ष्य है लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं। ऐतिहासिक युग जिसके साक्ष्य है और उनकी संपूर्ण जानकारी अपने पास है। इन 3 भागों में काल को विभाजित किया गया है, वो है प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। आगे अपने इनकी समय सारणी भी देखेंगे क्या इनका काल रहा है। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिनके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं, न तो उसके कोई अभिलेख मिले हैं, न उनका कोई ग्रंथ मिला है, न ही उनके कोई बर्तन मिले हैं, न ही उनकी कोई लिपि मिली है। यानी प्राक युग की अपने पास कोई जानकारी नहीं है। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। उस समय का मानव लिखता नहीं था। प्राक युग का मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग के संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिनके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। आद्य युग जिसके लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध है, किंतु यहाँ तो वे अस्पष्ट है, अतः उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यानी प्राक युग के बाद आता आदि युग जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वो अस्पष्ट है और उनको पढ़ा भी नहीं गया है, यानी उनकी लिखी हुई लिपि नहीं पढ़ी गई है अभी तक। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिनके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, और इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को जिसके लिखित साक्ष्य है और उसे आसानी से पढ़ा जाता है। तो प्राक युग ये कब से कब तक है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखोगे। प्राक युग ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। कब से कब तक, जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से लेकर हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का काल क्या कहलाया, प्राक युग। और आद्य युग का समय क्या था, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 700 ईस्वी पूर्व तक रहा। बेहद ही इम्पोर्टेंट, आद्य युग का काल है हड़प्पा सभ्यता से आरंभ होकर 700 ईस्वी पूर्व तक का समय है, वो क्या कहलाया, आद्य युग कहलाया। और प्राक युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा से पहले तक का समय। और तीसरा है ऐतिहासिक युग, ये 700 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर वर्तमान तक का जो समय है वो ये ऐतिहासिक युग कहलाता है। तो अपना जो मेन टॉपिक था इतिहास का काल विभाजन वो 3 भागों में हो गया। प्राक सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा से पहले का, आद्य जो 20 का हड़प्पा से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का, और ऐतिहासिक 600 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान का जो भी समय है वो ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आएगा। अब अपन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनके भी और भाग कर देंगे। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान यानी प्राक युग में राजस्थान, यानी वो राजस्थान जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिनकी लिपि अस्पष्ट है, यहाँ पढ़ी नहीं गई है, या उस मानव को कोई ज्ञात ही नहीं था लिपि का, उस समय के राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। और अपन 3 काल में विभाजित किया है इतिहास को, वो प्रथम काल के बारे में पढ़ेंगे, प्राक युग के बारे में, जिसका समय है सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का। आइए अध्ययन को आगे जारी रखते हैं। प्रागैतिहासिक राजस्थान है, प्राक युग में राजस्थान कैसा था, कैसी भौगोलिक स्थिति थी, क्या यह सभ्यताएं थी या नहीं थी तो उन लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी समय आपने देख लिया है, सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा से पहले तक का समय प्राक युग का समय। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी जो सभ्यताओं का विकास हुआ नदियों के आसपास हुआ, ये अपन को सर्वविदित है, क्योंकि सारी जो जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं थी वो पानी के स्रोतों के आसपास पूरी हो जाती थी। घने जंगल होते थे तो कंदमूल और शिकार भी मिल जाता था और पानी भी मिल जाता था। सघन वनों के कारण मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से उपलब्धता हो जाते। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती और दशरथी नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। इन सैकड़ों वर्ष पूर्व ये क्षेत्र एक विशाल समुद्र से
रहित ग्रसित था। यहाँ बड़ा समुद्र था जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है टेथिस सागर। और सरस्वती और दशरथी जैसी बड़ी नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। आज का जो भूभाग मरुस्थल है यहाँ पहले विशाल समुद्र हिलोरे लेता था। इस स्थिति में मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी, यानी यह स्थिति मानव के जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी थी। मानव समुद्र के किनारे रहता, समुद्र में आने वाली नदियों के किनारे रहता और उन नदियों से अपना जीवन यापन करता, नदियों के आसपास के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म की प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी इन विशेषताओं के कारण ही यहाँ मानव सभ्यताएं पनपी और अपने राजस्थान में बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है रिवीजन की दृष्टि से और तैयारी की दृष्टि से। रीट, पटवार, कांस्टेबल और वीडियो के लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये। मानव सभ्यता का उद्भव उस काल को पाषाण काल कहते हैं। जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ तो वो काल क्या कहलाता था? वो समय था पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। उस समय मानव सिर्फ पत्थर का उपयोग करता था, पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार होते थे उसके। इन 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी आज कितने भागों में बांट दिया? जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ तब वो उसने पत्थर का उपयोग किया, इसलिए वो पाषाण काल कहलाया। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी पहले, बीच में और अंतिम में लास्ट वाला उत्तर पाषाण काल। इन 3 भागों में पाषाण काल को भी विभाजित कर दिया है। तो अपन अध्ययन करेंगे पूर्व पाषाण काल का। पूर्व पाषाण अध्ययन आरंभ करते हैं। पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों को में विभाजित किया है। उसमें पहला भाग है पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उद्योग कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव सभ्यता संस्कृति विद्यमान थी। यानी राजस्थान में मानव सभ्यता का उद्भव कब हुआ ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ से 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ एक मानव सभ्यता विद्यमान थी। और इसके उदाहरण है, इसके साक्ष्य है 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ में से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। यानी कब? 1870 में। किसने? C.A. हैकेट ने। क्या खोजा? पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी। यानी पूर्व पाषाण काल की पत्थर से बनी हुई एक कुल्हाड़ी खोजी। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति यहाँ विद्यमान थी, यहाँ सभ्यता थी और यहाँ लोग रहते थे। कुछ समय बाद सैटनकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। कहाँ से मिले? झालावाड़ से। किसको? सैटनकार को। कौन से काल के? पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। डेक्कन कॉलेज पूना, जो कि प्राचीन साक्ष्यों की खोज में बेहद महत्वपूर्ण कार्य करती है। डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। तो इन लोगों के विशेष योगदान की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से ही अपन को ज्ञात हो पाया कि राजस्थान में भी पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति थी और उनके अवशेष अपने राजस्थान में यदा कदा मिलते भी रहते हैं और खूब मिले भी हैं। इन स्थानों का आप नाम याद रखना, झालावाड़ से और जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। इसके अलावा पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति और विभिन्न पक्षों को सामने लाने में इन लोगों का सराहनीय योगदान रहा है।
इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ये अपने स्थान दे रखे हैं और प्रमुख नदी है चंबल और बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष, सभ्यताओं के उपकरण अपने राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं। जालोर में इस युग के उपकरणों का खोज का श्रेय बी ऑलिंसन को है। इस स्पष्ट है कि उपर्युक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। ये जितने भी उपर्युक्त नाम दिए गए हैं इन क्षेत्रों में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार था। और जालोर में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेषों की खोज का श्रेय किसको है, ये श्रेय है श्री बी ऑलिंसन को। उन्होंने जालोर से ये अवशेष खोजे। अब पूर्व पाषाण के बाद अपना अगले में आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल यानी 20 का समय, पाषाण काल के 20 का समय मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रादेशिक काल के मध्य पाषाण काल रहा। प्रागैतिहासिक काल के मध्य क्या रहा था, मध्य पाषाण काल रहा था। मध्य पाषाण काल के अवशेष अपने को पश्चिमी राजस्थान में लूनी यानी लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। नागौर के नागपाड़ से निकलती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाके गिरती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं इसे, मरुगंगा। इसकी सहायक नदियाँ लूनी और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चित्तौड़गढ़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर में से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यानी मध्य पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं, लूनी नदी और उसकी सहायक नदी बेड़स और विराटनगर से। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण पूर्व पाषाण काल के उपकरणों से अच्छे हैं, सुंदर हैं, छोटे हैं और उनकी बनावट भी अच्छी है। क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का समय बीतता गया, सभ्यता विकसित होती गई, मानव विकसित होता गया। ये उपकरण है जैस्पर, अगेट, सर्ट, कार्निलियन, क्वार्टजाइट, अल्सेडोनी आदि पाषाण से बने हुए ये क्या है, उपकरण यहाँ से मिले हैं। जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल एंड ये प्रकार थे। जैसी उसकी शेप बनावट थी उनके आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। करसेंट, ट्रपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। जैसे क्रेसेप्टर अर्धचंद्राकार प्रकार का था क्रेसेप्टर, करसेंट। और जो अपना ट्रेपेज था ये कलाबाजी झूले, और स्क्रैपर एक तरह की खुरसनी था। और इग्रेवर नक्काश था, नक्काशी करने टाइप नक्काश था। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया। इन जो छोटे छोटे ये उपकरण थे उसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे पत्थर के उपकरण। अब अपन प्रवेश करते हैं उत्तर एंड नव पाषाण काल में। पाषाण काल का अंतिम दौर में अपन प्रवेश करते हैं, यानी उत्तर नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। उत्तर पाषाण काल कहाँ से, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। इनमें से भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर पाषाणकालीन उपकरण राजस्थान से कहाँ से प्राप्त हुए, तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर ये प्रमुख है। इसी के साथ बागौर, भीलवाड़ा और मारवाड़ का तिलवाड़ा, यानी मारवाड़ का तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा नामक स्थान पड़ता है लूनी नदी के किनारे पलोत्रा के पास
बाड़मेर जिले में, जहाँ मल्लिनाथ जी का प्राचीनतम पशु मेला भी लगता है। यहाँ से उत्तर पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। अब जो पाषाण काल के बाद अपन प्रवेश करेंगे राजस्थान में धातु काल। इन पत्थरों के उपयोग के बाद राजस्थान में किसका उपयोग होने लगा? सभ्यताओं के लोग किसका उपयोग करने लगे? धातु का। धातु के बाद आएगा लोह काल। लोह काल के बाद आएगा अपने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान में धातु काल, लोह काल और राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस प्रयास में सहयोगी बनिए और मैं इससे बेहतर वीडियो आपके अगली क्लासों में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।